Hello everyone, welcome to VGL EdTech, and today we are going to cover another English topic called literary devices. वैसे literary devices बहुत सारी होती हैं, but then in this class today we are going to cover a few very common ones. All right, so let's get started. I hope you're ready. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं हम उसको दो तरीके में अभी क्लासिफाई करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन साउंड एंड अनदर इज ऑन ऑन फिगरेटिव. ओके, सो साउंड बेस पे, नाउ साउंड बेस पे जो लिटरेरी डिवाइस फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर इज कॉल्ड एलिट्रेशन. व्हाट इज एलिट्रेशन? Repetition of consonant sounds at the beginning of the word. What does that mean? जो कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट हमको पता है वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स. ऑलराइट, सो कोई भी सेंटेंस हर वर्ड जिसमें एक कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहा है उसको हम बोलते हैं, रिपीट हो रहा है टू गिव इट सम काइंड ऑफ अ रिदम. एक स्टेटमेंट को या एक सेंटेंस को कोई एक रिदम देने के लिए रिपीट होया जा रहा है तो उसको हम एलिट्रेशन के अंडर कॉन्फ़िगर करते हैं. नाउ लेट्स सी विद एन एग्जांपल. पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. यहाँ पे कौन सा कॉन्सोनेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है? द कॉन्सोनेंट विच इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, और द साउंड दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इज प. द कॉन्सोनेंट इज पी. ऑलराइट, so it is giving a rhythmic touch to this sentence. Sally sells seashells by the seashore. What sound do you hear? S, and the consonant that is repeating again and again is S. Correct? Third one, bouncing bunnies basked blissfully by the brook. So यहाँ पे कौन सा sound repeat हो रहा है? B. यहाँ पे ब साउंड रिपीट हो रहा है. द कॉन्सोनेंट इज बी. माइटी माउंटेन्स मैजिकली मर्ज इनटू मिस्ट. द साउंड इज म बट एंड द consonant is M. So you see in all these sentences, to give it a rhythmic and a very poetic touch, और you know इसको काफ़ी मज़ेदार बनाने के लिए ये sounds repeat किए जा रहे हैं. इस टाइप के लिटरेरी डिवाइस को हम क्लासिफाई करते हैं अंडर एलिट्रेशन. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाँ, इसमें एक चीज़ और देखने की बात है कि इट शुड बी एट द बिगिनिंग ऑफ एनी वर्ड, बिगिनिंग ऑफ द ईच वर्ड. ओके, पीटर का पी बिगिनिंग में है, पाइपर का पी बिगिनिंग में है, पेक का पी बिगिनिंग में है, पिकल्ड का पी बिगिनिंग में है, पेपर्स का पी बिगिनिंग में है. सिमिलरली यू कैन सी द सेम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज इन rest of the sentences. Now let's go forward. Next is onomatopoeia. Onomatopoeia ये क्या होता है? It's a literary devices where the word imitates or suggests the sound it describes. Means इसमें क्या होता है कि जो word जो है it expresses a sound of an action or of something. Alright, किसी भी चीज़ का वो sound को express करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हिंदी में आपको समझाती हूँ. इट इज़ जैसे अगर कोई चीज़ पानी में गिर जाती है तो हमारे दिमाग में अगर कोई साउंड हमको सोचना है उसको लेकर के, हम क्या बोलेंगे? छपैक, पानी में गिर गई. अरे बच्चों को जैसे सिखाते हैं, अरे वो पानी में गिर गया, छपैक, या इस तरीके से. तो उस साउंड को हम डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, सो ओनोमेटोपोइया के हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स हैं? लेट्स सी. बज. नाउ बज इज द साउंड अ बी मेक्स. जो एक मक्खी होती है या मधुमक्खी होती है वो कौन सा साउंड बनाती है? बज. सो दैट इज अ साउंड दैट बी मेक्स. ओके, स्प्लैश, जैसे हिंदी में हम छपाक बोल देते हैं या छपाक बोल देते हैं, हिंदी में भी से, इंग्लिश में भी से स्प्लैश. द साउंड ऑफ समथिंग हिटिंग और फॉलिंग इनटू द वाटर. टिकटॉक, इट्स अ वेरी फेमिलियर साउंड. टिकटॉक कहाँ पे होता है? ये टिकटॉक हम एसोसिएट करते हैं वॉच से, टाइम से. टिकटॉक टिकटॉक. ठीक है, सेकंड्स की सुई हम जब सुनेंगे ध्यान से तो वो कैसे करती है? टिकटॉक टिकटॉक. वैसे हम लोग इसी से एसोसिएट करते हैं. बूम. बूम इज अ साउंड विच वी associated विच इज associated with you know some kind of a explosion
और या कोई चीज़ बहुत ज़ोर से गिरी या कोई बहुत तेज़ आवाज़ आई, किसी चीज़ के फटने की आवाज़ है, तो हम उस साउंड से हम बूम वर्ड एसोसिएट करते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ओनोमेटोपिया. ये हो गए हमारे साउंड के बेस्ड लिटरेरी डिवाइसेस. इसमें और भी हैं बट अभी वी आर कवरिंग ओनली दीज टू. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, फिगरेटिव लैंग्वेज. नाउ लिटरेरी डिवाइसेस जो हम फिगरेटिव लैंग्वेज के अंडर कवर करेंगे, उसमें से सबसे पहला और बहुत ही कॉमन है मेटाफर. ऑलराइट, व्हाट इज मेटाफर? Metaphor is a figure of speech that describes something by comparing it directly to something else, often to highlight similarities between the two. So metaphor में क्या होता है, हम कोई चीज़ को बोलते हैं, हम उसको किसी और चीज़ से कंपेयर करते हैं और इस कदर कंपेयर करते हैं कि हम बोलते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं ये तो कुछ और ही है. ये उस चीज़ को हम ये नहीं बोलते कि उसके जैसी है, हम बोलते हैं ये तो कुछ और ही है, ये तो वही चीज़ है. All right, let's understand this with an example. Time is a thief. Does the author here mean that time जो है एक चोर है? No, right? Can time be thief? The author over here wants to express his feelings. He wants to express the very thought that जो टाइम है बीतता जा रहा है, वो हमसे कुछ ना कुछ छीनता चले जा रहा है. चोर क्या होता है? जो हमसे कुछ ना कुछ छीन लेता है, राइट? सो ओवर हियर द ऑथर हैज कंपेयर्ड टाइम टू thief. Thief is somebody who snatches things from us, right? So time is a thief, means time keeps taking things away from us. Obviously जो बीत गया है वो वापस हमारे पास आएगा नहीं. So time is something like that. Time never comes back, and what the time has given you or has taken from you can never be returned back. She is a night owl. क्या इसका मतलब ये है कि ऑथर बोलना चाह रहा है दैट वो एक उल्लू है, या शी इज़ एन आउल? नो. द ऑथर, आउल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? आउल की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो एक नॉक्टर्नल क्रीचर है. हु इज़ नॉक्टर्नल मीन्स जो रात में ज़्यादा एक्टिव रहता है. ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑथर ये बोलना चाह रहा है, और ये सेंटेंस कभी ऑथर अगर यूज़ करेगा तो उस इंसान के लिए, उस के लिए यूज़ करेगा टुवर्ड्स अ पर्सन हु इज़ मोर एक्टिव एट नाइट. मोर एक्टिव एट नाइट मतलब वो ज़्यादा एनर्जेटिक रात में होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव रात में होते हैं, वो ज़्यादा काम रात में कर सकते हैं. काफ़ी सारे हम लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम लोग दिन में नहीं पढ़ सकते, हम लोग रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं, राइट? सो ये उनके लिए शी इज़ ए नाइट आउल, मीन शी इज़ मोर एक्टिव एट द later hours of the day, or rather at night times, the evening times. He has a heart of stone. So obviously we know stone का क्या character है. Stone is a dead object. It doesn't have any feelings, it doesn't have any emotions. But on the contrary, when we talk about heart, he has a heart of stone. So what is he comparing? He is comparing heart to a stone. Right? Heart का हम लोग जब when you think about heart, what type of words will you get in your mind when you're talking about heart? Oh, you're talking about compassion, you're talking about love, you're talking about care. But over here, the author wants to say that he has a heart of stone. Means his heart is like a stone. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका heart एक dead है. मतलब it is used over here, it is used for something who doesn't have feeling, he doesn't have emotions. So that is why it is said that he has a heart of stone, because stone does not have any feeling, stone does not have any emotions. So heart को यहाँ पे stone से compare किया गया है. Alright, ये हो गए थोड़े से metaphors, और भी बहुत metaphors होते हैं. These are few examples. अच्छा, मेटाफर में एक और चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया. मेटाफर में हम लोग बोलते नहीं कि ये उसके जैसा है, हम लोग बोलते हैं कि ये तो वही चीज़ है. ही हैज़ अ हार्ट ऑफ स्टोन. यहाँ पे इट्स नॉट सेड दैट ही हैज़ अ हार्ट लाइक अ स्टोन, और सो इट इज़ बीन सेड उसका जो दिल है वो पत्थर है, राइट? नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. मेटाफर के बाद वी हैव सिमिली. Now simile is again a literary device that we use for comparing.
But in simile, we will come across words like or as. Fine. The moment you see, read about this, and when you see the words as or like, you will know that we are talking about simile. यहाँ पे भी comparison हो रहा है, but the words like and as will be used. Now see, examples. Her smile was like a sunshine. तो बोला गया sunshine is associated with something which is like bright, which makes thing warm, है ना? जब sunshine आती है तो we are, everything is nice and bright and it is warm. So इधर बोला गया कि her smile is like a sunshine. मतलब जब वो हंसती है या फिर when she is smiling, it looks like a, it seems as if it's a sunshine. All right, मतलब वो चीज़ें बहुत सुंदर बना देते हैं. So sunshine over here is being talked about something as something which is beautiful. All right. Now, he runs as fast as a cheetah. Over in the previous one, our word like is used. In the next one, we have as fast as is used. All right. So he runs as fast as a cheetah. As we all know, cheetah is the fastest animal on earth, right? So यहाँ पे बोला गया है about a person who is running as, means the author wants to say he runs so fast that he can be compared to a cheetah. So it has been said that he runs as fast as a cheetah. Definitely trying to say that he runs really, really, really fast. The night sky was dark as coal. अब coal की क्या characteristics होती है? Coal होता है काला, right? और यहाँ पे night को compare किया गया है. The night is being compared to coal. Coal is dark and black, and the night is compared to coal, which means the night was very dark and it was all black. So you see over here with the word as, with the help of the word as, we have compared coal and night. So this was simile. Now let's move forward. We have personification. Personification, as the name suggests itself, person की बात हो रही है. So personification में क्या होती है? Human like जो qualities होती हैं उसको दिया जाता है, या किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ का यूज़ किया जाता है. लेट्स रीड दिस. It is a literary device where human qualities or characteristics are attributed to non-human entities, animals or abstract concept. Okay? This technique helps create vivid imagery, evoke emotions or make ideas more relatable. तो humans जो है human से ही relate करते हैं. So basically कोई चीज़ को, कोई situation को, कोई object को describe करने के लिए, to describe a particular thing, object or situation, we use human-like qualities. Something that only humans are known to be doing. All right. Let's understand this also with an example. The flowers danced in the breeze. Now, as you all know, flowers cannot literally dance, right? So, flower danced in the breeze. तो इसको बहुत ही सुंदर तरीके से बताने के लिए, to put it forward in a very beautiful manner, they have used the word dance, which is a human quality, So, the flowers danced in the breeze. Simply, the author just wants to say that the flowers were moving in the breeze. But he has used the word dance because when somebody dances, it shows some kind of joy, it shows some kind of energy, it shows some kind of happiness, right? So over here, the flowers danced in the breeze, means the author is trying to project a picture that the flowers were looking beautiful, they were happy, they were dancing in the breeze, like, it was trying to project a very pretty picture. The old house groaned under the weight of the snow. Groaning क्या होती है? When does a person groan? जब कोई बहुत pain में होता है, that time a person groans. This is all groan. So ये जो quality है, again it's a human quality, right? Now old house को compare किया, बोला गया old house को describe किया गया कि groan करता है. Groan कौन करता है? जो pain में old है. The house is so old that it is groaning under the weight of the snow, which means कि वो
इतना पुराना है कि वो स्नो के वेट से वो ग्रोन कर रहा है, पेनफुल हो रहा है, मतलब वो हाउस कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है। तो इस एक सिंपल से सेंटेंस को ब्यूटिफुली या फिर टू एक्सप्रेस नॉट टू एक्सप्रेस द पेन ऑफ द हाउस विच इज़ ऑब्वियसली अ नॉन लिविंग थिंग, बोला गया दैट द हाउस इज ग्रोनिंग, ऑलराइट, under the weight of the under the weight of the snow. The city never sleeps. Never sleep. Over here, the human quality of sleeping, taking rest, is compared to city. Is compared to the city. Never sleeps. Never sleeps means always active. So basically, in straightforward words, the author could have said the city is, मतलब हमेशा सिटी में कुछ ना कुछ हलचल या एक्टिविटी चलती रहती है, बट to put it in a very nice manner, to put it, attract the readers or the listeners, it is used in beautifully put words like the city never sleeps, means ये शहर सोता नहीं है, right? It means it is always active, कुछ ना कुछ हलचल चलती रहती है, something or the other is always going on in the city. The thunder grumbled in the distance. Grumble means कभी कोई गुस्सा होता है तो वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ ऐसे करते रहता है ना, so that is grumbling, all right? So it is saying thunder. Thunder क्या? Thunder को compare किया जा रहा है with grumbling. Grumbling एक human quality है. हर कोई बुड़बुड़, हर कोई गुस्सा नहीं कर सकता, या गुस्से से बुड़बुड़ ऐसे करके कुछ ना कुछ बोलता नहीं है. All right, so this is a human quality. Thunder is obviously बिजली. तो इधर बोला गया है कि at a distance वो बिजली की आवाज़ सुन सकता है, तो यहाँ पे thunder को बोला गया कि thunder is grumbling. All right, grumbling मतलब वो वहाँ से आवाज़ कर रहा है कुछ गुस्से में. Okay, so this is how they wanted to present a picture कि अच्छा, किसी को अगर बताना है कि हम किस तरीके से किसी स्टोरी में जा रहे हैं, तो मान लो एक सस्पेंस वाली स्टोरी है या कोई ऐसा, तो वहाँ पे हम बोल देंगे द थंडर वॉज ग्रम्बलिंग इन द डिस्टेंस, एंड उस तरीके का एक सीन क्रिएट करने के लिए वी कैन यूज़ सच काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइपरबोल. हाइपरबोल क्या होता है? हाइपरबोल इज़ व्हेन वी exaggerate something to exaggerate something to a very high level, right? हम बोलना चाह रहे हैं, हम एक सिंपल सी चीज़, नॉट सिंपल सी चीज़, हम एक कोई चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि उसकी इंटेंसिटी आपके लिसनर को या आपके रीडर को पता चले, उसको उस इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऑलराइट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स का यूज़ करते हैं to show the intensity of particular feeling or expression, right? So now that is hyperbole. It is a literary device that involves exaggerated statements. It is used to emphasize a point or create a strong impression. Now let's understand this with help of an example. I'm so hungry, I could eat a horse. Do you mean to say आप जब आपको बहुत भूख लगी है, you can eat whatever is put in front of you, but can you ever be so hungry that you can eat a horse? Definitely not, right? So over here बताने के लिए that how hungry the author was, to understand the gravity कि भाई कितना ज़्यादा वो author भूखा था या hungry था that he could eat a whole horse, उसको बताने के लिए कि the intensity of his hunger is being expressed by these particular words that I could eat a whole horse. मतलब मैं बहुत ज़्यादा भूखा था. Simple words में यही है. I've told you a million times. Now this we must all have heard a lot from our teachers maybe and from our parents, many a times, that set your room. I've told you a million times to study. I've told you a million times to keep your book rack neatly. So over here, when you say a million times, it doesn't mean the person is literally counting. Okay, fine, now I have said a million times, so now I can use this particular statement. No, million times over here means many a times, right? So in simple words, she has a smile that could light up the whole world.
Now, can there be a smile that can light up the whole world? Literally, no, but figuratively, yes. Now, light up the whole world. जब एक once the whole world is lit up, how does it look? It looks beautiful, right? It looks beautiful, it looks bright, it looks nice. So somebody who is giving a smile, which just makes you feel happy and light. So that is something, that lights up the whole world, right? So over here, it is a very, it's been talked about in a very figurative manner that, she has a smile means she has such a beautiful smile that can make the whole world look beautiful, right? Now next one, this book weighs a ton. What do we mean here कि ये जो book है मेरे पास इसका वज़न 1 टन का है? No, obviously not. We simply want to say, or the author simply wants to say, that this book is very, very, very heavy. Okay, to put it in a very expressive manner, it has been used as this book weighs a ton. All right. Now let's go to next one. We have finished hyperbole. I'm sorry. Just a second. Yeah. Oxymoron. So what is oxymoron? So oxymoron, in this, two words which are contradictory opposite, like which contradict each other, which are completely opposite, they are used. All right. So they are used in the same sentence, or in the same. They are used together actually. So when two opposite or contradictory words are used together to create special effect or meaning, this combination often makes you think deeply or see something in a new way. It is like putting things that don't usually go together to create a surprising or interesting idea. यहाँ पे दो oxymoron क्या होते हैं? यहाँ पे दो words use होते हैं which are completely opposite to each other, ठीक है? और उनको साथ में डाला जाता है for you to think and imagine कि मतलब वो किस तरीके का expression, just to provoke your imagination, right? इसको एक example से ज़्यादा better समझ पाएंगे. Deafening silence. These are two different words. Deafening क्या होता है? Deafening ये होता है जब हम लोग कहीं पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा loud music होता है या बहुत ज़्यादा loud शोर नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग डेफ हो चुके हैं, हमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है अब. सो दैट इज़ कॉल्ड डेफनिंग. साइलेंस मीन्स एब्सेंस ऑफ अ सिंगल नॉइज़ और एब्सेंस ऑफ एनी साउंड. ओके, दैट इज़ साइलेंस. डेफनिंग साइलेंस क्या होता है? डेफनिंग साइलेंस मीन्स मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे साइलेंस था दैट इट फेल्ट एज इफ आई एम डेफ, मतलब मेरे को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था. मे बी आई एंटर्ड अ रूम विच हैड डेफनिंग साइलेंस, मीन्स इट वॉज something that when I entered I felt as if I could not hear anything. It was complete blank. So that is where we use deafening silence. Bitter sweet, two completely different words. Bitter, kadwa; sweet, meetha. Bitter, definitely not a good feeling. Sweet, definitely a good feeling, right? So bitter sweet. Bitter sweet को हम एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं? जब हमको एक्सप्रेस करना है that I am sad as well as happy at the same time. So that is the time we will use such combination of words as bittersweet, oxymorons, right? So for example, if a person is retiring, right? So obviously he will have a very sad feeling that he has put in so much of work, so much of hard work for such a long time in a particular office, and now finally the time has come that he has to retire from that office. And why will he feel sweet? He will feel sweet because now is the time that he will have for himself. He will give time to himself, for him to rest. So it's a mixture of feeling, he's happy that he's going to get time for himself. He's after all retiring, he's taken care of everything that he had to do.
bitter for the feeling, or sad for the feeling that he is ultimately going to be leaving the office or the job that he had been doing all his life, right? So this is bittersweet feeling. Living dead. Living dead is used for somebody. Living is, obviously we know what do we mean by living. Living क्या होता है? Living means जो इंसान जिंदा है, somebody who is breathing, somebody is walking, talking, obviously that person is living. Dead we all know, which does not have any life, right? So when you talk about somebody who is living dead, means that person is talking, walking, whatsoever, but that person has no emotions spiritually or emotionally. Okay, that person does not have any kind of emotions or is not spirited person. So that person is a living dead, means uska rehna nahi rehna is almost together, almost the same, right? Now, open secret. Open we all know, which means it is known to everybody. Open means सब कुछ खुला हुआ है, सब कुछ सामने है. And secret, of course, we all know what does secret mean. Secret means something that nobody knows. So what is an open secret? Open secret is something that everybody knows, but nobody talks about it, right? So for example, if I say in a sentence that XYZ, some person, XYZ was fired, but this is an open secret. This is an open secret. मतलब सबको पता है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया है, but ये एक open secret है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता. All right. So well, this was all for our literary devices in this short class. I hope you liked the class, and to know more about it, please be with us on VGL EdTech, and keep watching. I will be coming with more such videos. I hope you like them. Thank you.